हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का जो क्लास है हम लोग का क्लास 8 का चैप्टर 1 है, ठीक है, मानव संसाधन। तो देख लीजिए क्लास 8 का चैप्टर 1 मानव संसाधन, और ये आपका ज्योग्राफी है, ठीक है। ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो डियर हम बता दें कि हम लोग का जो क्लास 6 का जो है ये आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है। ज्योग्राफी का चैप्टर 5 तक कंप्लीट हुआ है। क्लास 7 का भी जो है हम लोग क्लास चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं, और अभी हम लोग क्लास 8 का स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमारा इंटेंशन ये रहेगा कि क्लास 6, 7, 8 का पहले हम लोग ज्योग्राफी कंप्लीट कर ले, फिर हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो डियर देखिए हम लोग जोग्राफी ये एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता गया होगा कि एनसीईआरटी की एक एक पॉइंट जो रहता है उसमें से क्वेश्चन अराइज होता है, सिर्फ सीटेट के लिए ही नहीं बल्कि किसी भी टीचर लेवल के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये रिलेवेंट हो जाता है। जैसे कि अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे डियर, तो एनसीईआरटी की बुक जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखें तो प्लीज़ आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए। आपका जो भी अगर जिसका एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग है ना, उसका जो है इजली जो है वो एग्ज़ाम निकल चुका है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर। देखिए मानव संसाधन, जैसे आपका मानव जो है ना ये सबसे बड़ा संसाधन होता है। प्रकृति के जितने भी दिया हुआ है ना, ये महत्वपूर्ण तभी होता है जब हम लोग जो है उसको अपने लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग अपने आवश्यकता के अनुसार जो है उस संसाधन को जो रहता है परिवर्तित करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि मानव संसाधन जो रहता है ये सबसे अंतिम संसाधन होता है। जैसे कि कुछ स्वस्थ, शिक्षित और कुछ अभिप्रेरित लोग होता है ना, वो लोग क्या करते हैं, जैसे अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है वो संसाधनों का विकास करते हैं। जैसे कि अभी स्कूल खुल रहा, कॉलेज खुल रहा है, ठीक है ना, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, फिर पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ हो रहा है ये आपका जो है मानव के द्वारा ही किया हुआ रहता है। इसलिए मानव संसाधन जो है ये सबसे बड़ा संसाधन है, ठीक है। देखिए अन्य संसाधनों की बात है, मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अब जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि क्या पूरा ऑल ओवर मतलब वर्ल्ड में क्या जो मानव है वो एक जैसा सब जगह है, तो ऐसा नहीं होता है। हम लोग देखेंगे कि कहीं कहीं जगह जो रहता है बहुत ज़्यादा रहता है, कहीं कहीं कम रहता है। इसलिए तो हम लोग पढ़ते हैं ना कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन सा स्टेट में होता है, कौन और स्टेट में भी हम लोग पढ़ते हैं कि कौन सा पॉपुलेशन यानी किस ज़िला में सबसे ज़्यादा जो है आपका जनसंख्या है, किस ज़िला में सबसे कम जनसंख्या है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को ये पता चलता है कि ये जो मानव जो है ना वो अलग अलग जगह पे अलग अलग मतलब कि हर एक जगह पे वो एक समान नहीं रहता है, ठीक है। हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि अगर हम आज भी इंडिया की बात करें, चाइना की बात करें या अमेरिका की बात करें या राज्य की बात करें या तो धनबाद की बात करें या तो आपका किसी जिला की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे डियर आपका इंडिया में भी पॉपुलेशन डिफरेंट है, चाइना में भी डिफरेंट है, अमेरिका में भी डिफरेंट है। अगर हम स्टेट की बात करें तो रांची में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। अगर हम उसी तरह से बात करें पलामू में, कोडरमा में, तो सबसे कम पॉपुलेशन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, मतलब एक जैसा जो है आपका मानव जो रहता है नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या आप जानते हैं, ये जो रहता है आपका कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहता है, इसको कभी भी मत छोड़िएगा, ठीक है। तो भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय है, और 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था, और इससे ये प्रदर्शित होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक है। तो याद रखिएगा 1985 में किसके द्वारा किया गया था, तो भारत सरकार के अधीन मानव संसाधन मंत्रालय है। तो देखिए मानव संसाधन मंत्रालय जो है ये आपका भारत सरकार के अधीन है, ठीक है। और ये 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण किया गया था। क्यों किया गया था, तो मानव को कौशलता को बढ़ाने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है आपका, क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है, ये 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से लेकर 2020 तक प्रशिक्षित कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। और इस योजना का उद्देश्य संभाव और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। मतलब किसी भी मतलब चीज़ में उसको एक्सपेक्ट करके हम लोग उसको यहाँ पे जॉब मिलता था, ठीक है। तो आपका ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब स्टार्ट हुआ था, कितने लोगों को यहाँ पे जोड़ा था, इस बात
तो इस पॉइंट पे को देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जैसे कि आपका कोई विद्यालय है, आप देखे होंगे कि स्कूल में किसी किसी स्कूल में केवल 50 बच्चे हैं, किसी किसी स्कूल में 500 बच्चे हैं, किसी किसी स्कूल में 1 लाख बच्चे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग यहाँ पे मतलब कि मानों का जो रहता है ना, अलग अलग जगह अलग अलग मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं, मेरे गाँव में 1000 लोग हैं। आपके विचार से विश्व में कितने लोग हैं? मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं। विश्व में लगभग 6.6 अरब लोग हैं और 1 अरब में कितने शून्य होते हैं? इन संख्या को आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जनसंख्या का वितरण। देखिए इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट है कि कैसे कैसे जगह पे जो है आपका वितरण ज़्यादा होता है, कैसे कैसे भाग पे जो है वितरण कम होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है और विश्व में जनसंख्या के वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ विरल बसे क्षेत्र हैं। मतलब किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, किसी क्षेत्र में बहुत कम ही जो है आपका मानव है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको ये याद रखिएगा कि विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग जो है ये आपका भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। देखिए दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बेसित क्षेत्र है और उस अक्षांशीय क्षेत्रों उष्णकटिबंधीय मरुस्थलें, उच्च पर्वत और विषुववर्तीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। देखिए ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि एनसीईआरटी का है। जैसे कि दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया हो गया, यूरोप हो गया, उत्तर पूर्वी और उत्तर अमेरिका हो गया, ये बहुत ही घने बसा क्षेत्र है। जबकि अगर हम लोग बात करें उस कटिबंधीय मरुस्थल का, उच्च पर्वत का और उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों का, ये जगह जो में जो है या पर्वत और वन जंगल आपका जो है आपका 1 मिनट विषुववर्तीय वनों के क्षेत्र। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि पर्वत इलाका या वन जंगल में इस ऐसे जगह पे लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जनसंख्या जो रहता है बहुत ही कम है। जैसे विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। तो देखिए दक्षिण की अपेक्षा उत्तर में ज़्यादा लोग रहते हैं और विश्व का कुल जनसंख्या का लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीप एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। तो देख लीजिए कि 3/4 लोग 2 महाद्वीप एशिया और अफ्रीका में रहते हैं और विश्व के 60% लोग जो है ना वो केवल 10 देशों में रहते हैं और इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा बस एक बार पढ़ लीजिए कि विश्व के 60% लोग ये 10 देश में रहते हैं और 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जनसंख्या जो है ये ग्राफ बनाया गया है जहाँ पे आपको मिलियन में दिखाया गया है कि इतना मिलियन पॉपुलेशन है और ये सब देश है जैसे चीन है, भारत है, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस, जापान। इन 10 देशों में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा चीन है, 14 आपका मिलियन में है, जबकि आपका कि भारत में 1200 मिलियन है। अगर हम लोग यूएस का बात करें तो इसमें 200 से थोड़ा सा ऊपर गया है, ठीक है। इंडोनेशिया में भी 200 से ऊपर गया है। ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस और जापान, इसमें तो 200 से भी बहुत नीचे आपका जो है जनसंख्या है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा सबसे मतलब कि विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस में है तो चीन और भारत में है, ठीक है। ये 2011 में जो जनगणना हुआ था ना उसके अनुसार ये श्रृंखला को तैयार किया गया है। तो एक बार ध्यान दीजिएगा, बस ये याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा चीन में है, फिर उसके बाद आपका भारत में 2011 की जनसंख्या के अनुसार। देखिए कि आप जानते हैं भारत की जनसंख्या के औसत घनत्व, देखिए घनत्व कितना है आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 382 व्यक्ति
प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर है भारत की जनसंख्या का घनत्व, ठीक है। देखिए जनसंख्या का घनत्व क्या होता है कि पृथ्वी पृष्ठ की एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। देखिए एक इकाई क्षेत्र में जितना लोग रहते हैं ना, उसको हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से ये प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये विश्व का बात कर रहा है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है और इसके पश्चात पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि सबसे अधिक जनसंख्या आपका दक्षिण मध्य एशिया में है, फिर पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे जैसे कि बताया जा रहा है कि जब कक्षा में 30 स्टूडेंट है, ठीक है, तब अगर मान लीजिए एक छोटे रूम में 30 बच्चे बैठे हुए हैं तो कैसा लगेगा कि पूरा रूम जो है भारी भारी लगेगा, कि पूरा रूम भर गया है, फिर लगेगा पूरा भारी भारी महसूस होता है कि हाँ पूरा भरा भरा है। लेकिन अगर यही 30 बच्चे जो है अगर स्कूल के कैंपस में चले जाते हैं तो फिर बहुत हल्का हल्का महसूस होता है। लेकिन अगर स्कूल के कैंपस में पूरे बच्चे आके खड़े हो जाए तो फिर हम लोगों को तब फिर क्या महसूस होगा कि पूरा स्कूल का कैंपस जो है वो आपका भरा भरा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व, इस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कुछ कारक है, कुछ फैक्टर है जो कि जनसंख्या घनत्व जो कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। मतलब किसी जगह पे अगर बहुत ज़्यादा जनसंख्या है तो उस जगह पे क्यों है, और किसी जनसंख्या पे अगर बहुत जगह पे बहुत कम जनसंख्या है तो उस जगह पे क्यों जनसंख्या कम है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ फैक्टर है जो कि वो उसको अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे कि डियर चैप्टर जो है ना बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए जो है इसको हम पार्ट वाइज करते हैं ताकि जो है ये मतलब कि हम, मेरा इंटेंशन ये है कि हम जो भी पढ़े ना अच्छे से पढ़े, ठीक है ना, हमें टेंशन लेके पढ़ना नहीं है, बस एक बार सुन लेना है ताकि वो दिमाग में बैठ जाए कि हाँ हम लोग इस पार्ट में ये किए थे, नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों को ये किए थे और नेक्स्ट पार्ट में ये किए थे, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए भौगोलिक कारक में एक आता है स्थलाकृति, दूसरा होता है जलवायु, तीसरा है मृदा, चौथा है आपका जल और पांचवा है आपका खनिज, ठीक है। देखिए स्थलाकृति क्या होता है, मतलब जगह, जैसे कि पर्वत पठार वाला जगह पे लोग ज़्यादा रहना महसूस नहीं करते, वो कैसे जगह पे रहना चाहेंगे, मैदानी भागों में ज़्यादा वो रहना चाहेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग बात करें तो गंगा के मैदान जो रहता है इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। और अगर इसका जस्ट अपोजिट अगर हम लोग एंडीज़, आल्प्स और हिमालय की जैसे पर्वत के बात करेंगे तो वहाँ पे बहुत कम ही लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका स्थलाकृति, क्योंकि यहाँ पे हम लोग भौगोलिक के कारक देख रहे हैं, ठीक है, भौगोलिक कारक, तो इसमें स्थलाकृति इसका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। सेकेंड है जलवायु। अब देखिए लोग ऐसे जगह रहना पसंद करते हैं ना जहाँ ज़्यादा गर्म भी ना हो और ज़्यादा जहाँ ठंडा भी ना हो, ठीक है। तो जैसे कि आपका रूस की ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिक में रहने से बचते हैं, इन जगह पे जो है रहने से बचते हैं, ठीक है। तो इस जगह को आपको याद रखना होगा। गर्म अथवा अत्यधिक ठंडा जैसे मरुस्थल हो गया, रूस की ध्रुव प्रदेश हो गया, कनाडा और अंटार्कटिक में रहने से बचते हैं। देखिए मृदा मतलब क्या हो गया आपका बालू। अब मृदा इस पर कैसे अफेक्ट करता है, तो ऑब्वियसली जहाँ पे लोग रह रहे हैं अगर वो ज़मीन उपजाऊ रहता है ना तो वहाँ पे ज़्यादा लोग जो है रहना पसंद करते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ से वो कृषि उन लोगों को आसानी से करने के लिए हो जाता है। तो जैसे कि भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र हो गया, चीन में हवांग ही हो गया, चांग जियांग तथा अम्बरीश में नील नदी की जो है ये काफ़ी उपजाऊ मैदान है, तो यहाँ पे लोग जो है ज़्यादा बसते हैं, ठीक है। जल, अब देखिए हम लोग के लिए पानी तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो हम लोग ऐसा जगह और लवणीय जल जो रहता है ऐसा जो पानी होता है जिसमें नमक प्रेजेंट रहता है और इस पानी को हम लोग यूटिलाइज़ नहीं करते हैं, तो ऐसा जगह जो है हम लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आपका खनिज मतलब क्या हो गया आपका मिनरल्स, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका की हीरे की खान और मध्य पूर्व में तेल की खोज, तो ये देखिए याद रखिएगा कि हीरे की खान कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में, और तेल की खोज मध्य पूर्व में। तो इन जगह पे लोग ज़्यादा रहते हैं क्योंकि इन लोगों को यहाँ पे रोज़गार मिल जाता है, क्या होता है,
रोजगार मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। तो देखिए आर्थिक कारक मतलब क्या हो गया कि औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं और लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों में आकर्षित होते हैं। ठीक है, यानी जहाँ पे हम लोगों को रोजगार मिलेगा वहीं पे तो हम लोग रहेंगे ना, नहीं तो खाएंगे पिएंगे क्या, इसीलिए ना तो औद्योगिक क्षेत्र पर लोग जो है ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। जैसे अगर हम लोग जापान में ओसाका की बात करें और भारत में मुंबई, ये सबसे जो है घना बसा हुआ क्षेत्र होता है, क्योंकि यहाँ पे रोजगार ज़्यादा है इसलिए। तो ये आपका आर्थिक कारक हो गया। नेक्स्ट है आपका सांस्कृतिक कारक, जैसे कि लोग जो है ना ऐसे जगह रहना पसंद करते हैं जहाँ पे धर्म और संस्कृति को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि वाराणसी और यरूशलेम और वेटिकन सिटी। ठीक है, तो ये सब जगह हो गया। इसी तरह सामाजिक कारक हो गया। तो सामाजिक कारक मतलब क्या हो गया, जैसे कि कहीं अच्छी आवास है, शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, स्वास्थ्य सुविधा अच्छा है, और तो यहाँ पे जो है लोग जो है अधिक बसना पसंद करते हैं। तो ये कुछ कारक है। तो डियर ये जो चैप्टर है ना बस हमें एक बार पढ़ने की ज़रूरत है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार पढ़ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ टर्म्स है जो याद रखना है आपको थोड़ा सा, तो आप वो कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा इंटेंशन यही है डियर कि हम अच्छे से जो है एनसीईआरटी को पूरा कंप्लीट करें। तो आज के क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में जो है हम आगे का डिस्कस करेंगे। अगर चैनल में नया डियर तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ इसको शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे ना हमें मोटिवेशन मिलती है। और ये चैनल बिल्कुल न्यू है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा ताकि हम अच्छे से अच्छे कंटेंट जो है आपके सामने ला सकें। और डियर अगर आपका कोई भी मतलब कि क्वेरीज होगा ना तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जो है आप हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।